दोस्तों नमस्कार, आदाब। फिल्मी सेपियन के इस खास प्रोग्राम में किरदार में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिंदी फिल्में अपने हीरो हीरोइन के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इनमें खलनायक या कहें कि खलनायक की भूमिका निभाने वाले अभिनेता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ कुछ मुख्य किरदारों की फिल्मों की गिनती करें तो दिलीप कुमार साहब ने 70, राजेश खन्ना जी ने 170 और अमिताभ बच्चन साहब ने करीब 250 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जबकि प्रेम चोपड़ा साहब ने 60 सालों में 370 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। वहीं प्राण साहब, जिनको हिंदी फिल्मों के खलनायक के आदर्श के रूप में भी जाना जाता है, उन्होंने 67 सालों में 380 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। वहीं हमारे आज के किरदार ने 400 से भी अधिक फिल्मों में काम किया। दोस्तों, कुछ अभिनेता मुख्य किरदारों के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, जबकि अन्य सहायक भूमिकाओं के माध्यम से उल्लेखनीय विरासत बनाते हैं। ऐसा ही एक सक्षम अभिनेता जिन्होंने 4 दशकों से अधिक समय तक सिल्वर स्क्रीन पर अपनी उपस्थिति से शोभा बढ़ाई। संकुचित आंखें, एक खतरनाक मुस्कान और एक ऐसी आवाज जो रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दे। एक ऐसा कलाकार जिनके पिताजी ने एक बार उनकी फिल्म देखने के बाद प्रण लिया कि वे अब कभी भी उनकी फिल्म नहीं देखेंगे। जी दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर खलनायक मदन पुरी साहब की। मदन पुरी साहब क्लासिक बॉलीवुड में खलनायकी का चेहरा थे। मदन जी ने हिंदी सिनेमा के सबसे बेहतरीन खलनायकों में से एक के रूप में अपनी जगह बनाई, जिनकी विरासत 400 से ज्यादा फिल्मों में जिंदा है और वे 40 साल से ज्यादा फिल्मी दुनिया में छाए रहे। उन्हें प्रसिद्ध खलनायक अमरीश पुरी साहब के बड़े भाई के रूप में भी पहचाना जाता है। मदन पुरी साहब का जन्म 30 सितंबर 1915 को पंजाब के नवा शहर में निहाल चंद जी और वेद कौर जी के यहाँ हुआ था। 5 बच्चों में मदन पुरी साहब उनकी दूसरी संतान थे। उनके परिवार में बड़े भाई चमन पुरी साहब और 2 छोटे भाई अमरीश और हरीश लाल थे। उनकी एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम था चंद्रकांता मेहरा। राहों के छोटे से शहर से उन्होंने अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी की और फिर दिल्ली चले आए, जहां उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसी दौरान अभिनय के प्रति उनका जुनून आकार लेने लगा और सिनेमा में उनके उल्लेखनीय करियर की नींव रखी। मशहूर गायक के.एल. सहगल साहब पुरी साहब के चचेरे भाई थे और मदन पुरी जी ने सहगल साहब के मार्गदर्शन में फिल्म उद्योग में कदम रखा। सहगल साहब ने उनके करियर की बुलंदियों को छूने में अहम भूमिका भी निभाई। 4 दशकों के करियर में मदन पुरी साहब ने करीब 430 फिल्मों में काम किया और खास तौर पर नकारात्मक किरदारों के लिए पहचान बनाई। उनकी ऑन स्क्रीन भूमिकाओं में अक्सर नायिका के पिता, भाई, चाचा और कभी कभार पुलिस इंस्पेक्टर जैसे किरदार भी शामिल होते थे। उल्लेखनीय रूप से अपने करियर के चरम पर उन्होंने काफी प्रसिद्धि हासिल की और औसतन सालाना 8 फिल्मों में काम किया। पुरी परिवार सिनेमा से कोई अजनबी नहीं था। बड़े भाई चमन पुरी जी ने कई फिल्मों में चरित्र किरदार निभाया, तो छोटे भाई अमरीश पुरी साहब बाद में खुद एक महान कलाकार बन गए। मदन साहब की यात्रा ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के युग से शुरू हुई, जहां उनके तीखे चेहरे मोहरे ने उन्हें सिल्वर स्क्रीन पर आने के लिए प्रेरित किया। शिमला में एक बार मदन साहब ने रामलीला में राम के रोल में पहली बार अभिनय किया और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस प्ले में उनकी सीता और कोई नहीं बल्कि महान अभिनेता प्राण साहब थे, जो खुद भी उस समय फिल्मों में अपनी पहचान बनाने में लगे हुए थे। मदन साहब के पिताजी सरकारी नौकरी में थे और वे नहीं चाहते थे कि मदन साहब फिल्मों में जाएं, जिसके फलस्वरूप बीए की डिग्री लेने के बाद मदन साहब को भी सरकारी नौकरी में संलग्न कर दिया गया, जहां उनका तबादला शिमला, कराची जैसे शहरों में होता रहा। ऐसे ही एक बार उनका ट्रांसफर कलकत्ते हुआ, जो कि कहा जाता है वह तबादला अपने थिएटर प्रेम की वजह से उन्होंने खुद ही करवाया था। चूंकि एक्टिंग में उनका काफी मन था और न्यू थिएटर्स और के.एल. सहगल साहब भी वही थे, जो कि मदन जी की बुआ के बेटे थे। कलकत्ते में अपने पिताजी को बिना बताए के.एल. सहगल साहब के प्रोत्साहन की बदौलत मदन साहब को दलसुख पंचोली साहब की एक फिल्म खजांची के गीत में काम करने का मौका मिला। इसके बाद मदन साहब कलकत्ते में जब भी समय मिलता तो छोटी छोटी भूमिकाओं में काम करते रहते और फिर एक दिन 6 साल बाद उन्होंने अपनी ब्रिटिश सरकार की नौकरी छोड़ 3000 रुपए के साथ बम्बई की तरफ रुख किया। ये निर्णय उनके पिताजी को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि उस समय मदन जी की शादी भी हो चुकी थी और उनके 2 बच्चे भी थे। लेकिन सिर्फ 2 ही महीनों के बाद वे मुख्य अदाकार के तौर पर फिल्म कुलदीप में नजर आए।
लेकिन अफसोस की फिल्म फ्लॉप हो गई। 1940 के दशक की शुरुआत में अपने करियर को शुरू करते हुए उन्होंने शुरुआत में एक नायक के रूप में अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन फिल्म निर्माताओं को यह एहसास होने में ज्यादा समय नहीं लगा कि वे एक आदर्श खलनायक हैं। देवानंद साहब के सुझाव की बदौलत वे उनकी फिल्म विद्या में नकारात्मक भूमिका में पहली बार नजर आए। इस फिल्म में देवानंद साहब और सुरैया जी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। मदन पुरी जी का अभिनय में कदम रातों रात सफल नहीं हुआ। अपनी पहली फिल्म 1941 की खजांची करने के बाद उन्होंने 1944 में माई सिस्टर, 1946 में कुलदीप, 1946 में 1857, 1946 में ही फिल्म उमर खयाम और अहिंसा जैसी फिल्में की। जल्द ही मदनपुरी साहब ने फिल्म उद्योग में अपनी पकड़ बना ली और अपने समय के सबसे अधिक मांग वाले चरित्र अभिनेताओं में से एक बन गए। उनकी कुछ शुरुआती उल्लेखनीय फिल्मों में 1948 की विद्या, 1949 में फिल्म जीत और सिंगार, उसके बाद 1949 में ही फिल्म रात की रानी, 1952 में गूंज और जग्गू, 1954 में हार जीत, 1955 में झनक झनक पायल बाजे और वचन, 1957 में फिल्म 9-2-11 और बारिश, 1958 में हावड़ा ब्रिज और दिल्ली का ठग, 1958 में ही फिल्म कभी अंधेरा कभी उजाला, 1959 में इंसान जाग उठा और चिराग कहाँ रोशनी कहाँ, 1960 में काला बाजार और घर की लाज, 1962 में 20 साल बाद और भी कई फिल्में जिसमें उनके विभिन्न किरदारों के बेहतरीन चित्रण की झलक दिखती है। 1950 के दशक में वे एक भरोसेमंद चरित्र अभिनेता के रूप में उभरे, जिन्हें अक्सर चालाक गुर्गे या आधिकारिक व्यक्ति के रूप में कास्ट किया जाता था। उन्हें हिमालय की गोद में जहां एक निर्दयी तस्कर के उनके चित्रण ने उनके खलनायक व्यक्तित्व को और भी मजबूत किया। 70 के दशक में मदन साहब का करियर आसमान छू गया। फिल्म हरे राम हरे कृष्णा में उन्होंने देवानंद साहब के सख्त पिता की भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने खलनायकी से परे बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वे राज खोसला साहब और मनमोहन देसाई जी की फिल्मों में एक प्रमुख कलाकार बन गए थे। उनके कामों में हावड़ा ब्रिज, दिल्ली का ठग, तकदीर, काला बाजार, गुड्डी, चाइना टाउन, गोदान, कश्मीर की कली, अपना देश, चोर मचाए शोर, रोटी कपड़ा और मकान जैसी फिल्में उल्लेखनीय हैं। मदनपुरी साहब ने नकारात्मक भूमिकाओं के अपने चित्रण से प्रसिद्धि पाई। मदनपुरी जी को जो खास बनाता है वह थी उनकी बहुमुखी प्रतिभा। उनका आम चेहरा एक भ्रष्ट व्यवसायी से लेकर एक सख्त पिता, एक चालाक वैज्ञानिक से लेकर एक क्रूर गिरोह के नेता तक किसी भी रूप में बदल सकता था। उदाहरण के लिए आपको 1958 की फिल्म हावड़ा ब्रिज जरूर याद होगी। इसमें मदनपुरी साहब ने जॉन चौंग की भूमिका को बखूबी निभाया, जिसमें अशोक कुमार साहब और मधुबाला जी के साथ क्लासिक क्राइम नॉयर वाइब को दर्शाया गया। 1975 की जबरदस्त फिल्म दीवार में वह प्रतिद्वंदी गिरोह के नेता सामंत के रूप में नजर आते हैं। एक ऐसी भूमिका जो अमिताभ बच्चन साहब के प्रतिष्ठित चरित्र को पूरी तरह से पूरक करती है। मदनपुरी साहब को चीनी खलनायकों की भूमिका निभाने का भी हुनर था, जो उस समय काफी चलन में था। चाहे वे 1960 की फिल्म सिंगापुर में चौंग हो या 1962 की फिल्म चाइना टाउन में वोंग हो, उन्होंने प्रत्येक भूमिका में प्रामाणिकता और स्वभाव लाया, जिससे वे पीढ़ियों तक यादगार बने रहे। अपने खलनायक व्यक्तित्व से परे मदनपुरी जी ने 1964 की फिल्म कश्मीर की कली में अपना नरम पक्ष भी दिखाया, जहां उन्होंने एक वफादार कर्मचारी की भूमिका निभाई, और 1969 की फिल्म इत्तेफाक में एक तेज तर्रार सरकारी वकील की भूमिका निभाई। इन भूमिकाओं ने विभिन्न स्तरों पर दर्शकों से जुड़ने की उनकी क्षमता को उजागर किया, जिससे यह साबित हुआ कि वे सिर्फ एक बुरे आदमी के किरदारों से कहीं बढ़कर थे। मदनपुरी साहब का करियर दमदार अभिनय और यादगार किरदारों से भरा रहा। 1965 की फिल्म गुमनाम में षड्यंत्रकारी डॉक्टर आचार्य से लेकर विभिन्न फिल्मों में बेरहम साहूकार तक मदनपुरी जी ने अपनी शक्तिशाली स्क्रीन उपस्थिति से दर्शकों को बांधे रखा। यहाँ तक कि हल्के फुल्के किरदारों में भी, जैसे कि कश्मीर की कली में दोस्ताना चाचा की भूमिका में उन्होंने एक अनूठा आकर्षण दिखाया, जिसने उन्हें प्रशंसकों का चहेता बना दिया। एक मध्यम आवाज और प्रभावशाली उपस्थिति के साथ मदन साहब ने अभिनय किए बिना भी डर पैदा किया। उनकी खतरनाक आंखें और चेहरे के डरावने एक्सप्रेशंस किसी को भी उनके लिए नफरत पैदा करने के लिए काफी होते थे। पुरी साहब के पिताजी एक बार मदन साहब के कहने पर उनकी फिल्म देखने थिएटर में गए, लेकिन जैसे ही मदन साहब की स्क्रीन पर एंट्री हुई, वहीं दर्शकों ने मदन साहब के लिए बहुत बुरे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे उनके पिताजी नाराज हो गए।
और बिना कुछ कहे फिल्म के बीच में ही उठकर चले गए, जिसके बाद उन्होंने अपने बेटे की कोई भी फिल्म कभी भी ना देखने का प्रण लिया। निर्देशकों ने भी उनकी स्क्रिप्ट को सूक्ष्मता से ऊपर उठाने की उनकी क्षमता की सराहना की, चाहे वह स्मगलर हो या कोई भ्रष्ट अधिकारी। मदनपुरी साहब को शायद उनके खलनायकों के किरदारों के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है, जो खलनायक की भूमिकाओं में गहराई और बारीकियां लाते हैं। 1965 की फिल्म वक्त में राजकुमार साहब के बेहतरीन डायलॉग, ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, लग जाए तो खून निकल आता है, वो मदनपुरी साहब ही थे जिसके सामने वे ये डायलॉग बोलते हैं। समान रूप से भय और सहानुभूति जगाने की उनकी क्षमता ने उन्हें निर्देशकों और दर्शकों के बीच समान रूप से पसंदीदा बना दिया और हर भूमिका में उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी। 1960 और 1970 का दशक वह समय था जब मदनपुरी जी ने गोदान, कश्मीर की कली, शहीद, गुमनाम, वक्त, नीला आकाश, फूल और पत्थर, लव इन टोक्यो, हमराज और शागिर्द जैसी कई प्रतिष्ठित फिल्मों में काम किया। इसके बाद उन्होंने बहारों के सपने, उपकार, आदमी और इंसान, आराधना, इत्तेफाक, कटी पतंग, पूरब और पश्चिम, हाथी मेरे साथी, गोरा और काला, ब्लैकमेल, चोर मचाए शोर, रोटी कपड़ा मकान, दीवार, काला पत्थर, आप तो ऐसे न थे जैसी कई नामचीन फिल्मों में अपने अभिनय की कला को बखूबी दर्शाया। अपने बाद के दिनों में मदनपुरी साहब मुख्य रूप से एक चरित्र कलाकार के रूप में दिखाई दिए। उदाहरण के लिए 1978 की फिल्म अखियों के झरोखों से, दुल्हन वही जो पियामन भाई और नूरी में उनकी भूमिकाएं विशेष रूप से यादगार थीं। उनकी अन्य यादगार भूमिकाओं में से एक मनोज कुमार साहब की 1981 की फिल्म क्रांति में शेर सिंह की भूमिका थी, जिसे आज भी फिल्म प्रेमी याद करते हैं। इस अवधि में उनकी कुछ अन्य प्रसिद्ध फिल्मों में 1982 की फिल्म विधाता, जिसमें वह अपने छोटे भाई अमरीश पुरी साहब के साथ नजर आए। उसके बाद 1983 की फिल्म नास्तिक और अवतार, 1983 में ही फिल्म मजदूर और हीरो जैसी फिल्में शामिल हैं। मदनपुरी साहब पंजाबी फिल्मों में भी एक जाना माना नाम थे और उन्होंने फिल्म मदारी, चौधरी करनैल सिंह, गुड्डी, ए धरती पंजाब दी, मैं जट्टी पंजाब दी और जट पंजाबी जैसी फिल्मों में भी काम किया। हालांकि पुरी साहब ने काफी लो प्रोफाइल बनाए रखा, लेकिन भाई अमरीश पुरी साहब के साथ उनका रिश्ता महत्वपूर्ण था और मदन साहब ने भी अमरीश पुरी साहब की वैसे ही मदद की जैसे के.एल. सहगल साहब ने मदन पुरी साहब की। और अमरीश साहब के साथ भी उन्होंने कई फिल्मों में बेहतरीन काम किया, जिनमें फिल्म मशाल और विधाता का जिक्र करना जरूरी है। जहाँ अमरीश पुरी साहब ने वैश्विक ख्याति प्राप्त की, वहीं मदन जी बॉलीवुड के दिग्गज बने रहे। मदनपुरी जी की विरासत न केवल उनकी व्यापक फिल्मोग्राफी के माध्यम से, बल्कि अभिनेताओं की भावी पीढ़ियों पर उनके प्रभाव के माध्यम से भी जीवित है, जिसमें उनके छोटे भाई अमरीश पुरी जी भी शामिल हैं, जो बॉलीवुड के अगले बड़े खलनायक आइकॉन बन गए। मदनपुरी जी ने एक बार कहा था कि वह आलू प्याज हैं, जिसे किसी भी बॉलीवुड डिश में डाला जा सकता है। एक ऐसा खलनायक जिन्होंने अपने अविस्मरणीय अभिनय से हर फिल्म को बेहतर बनाया, चाहे आप YouTube पर देख रहे हों या अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म से स्ट्रीमिंग कर रहे हों। उनकी भूमिकाएं उनकी प्रतिभा और बहुमुखी प्रतिभा का प्रमाण हैं। मदन जी ने 80 के दशक में भी अथक परिश्रम किया, सिनेमा के बदलते चलन के साथ तालमेल भी बिठाया। उनकी अंतिम फिल्म खून भरी मांग ने 45 साल के करियर का अंत किया। मदनपुरी साहब की शादी शीला देवी जी से हुई थी और उनके 3 बेटे परवेश पुरी, रमेश पुरी और कमलेश पुरी हैं। उनका पारिवारिक जीवन सद्भाव और प्रेम से भरा था, जो उनके द्वारा अक्सर स्क्रीन पर निभाए जाने वाले किरदारों से बेहद अलग था। मदनपुरी जी का निधन 13 जनवरी 1985 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ, लेकिन उनका काम फिल्म प्रेमियों और आलोचकों दोनों को पसंद आता है। उनके बेटे लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर कमलेश के पुरी जी ने 2015 में उनके जन्म की 100वीं वर्षगांठ पर माई फादर द विलन नामक पुस्तक प्रकाशित करके अपने पिता की स्मृति को सम्मानित किया। मदनपुरी जी अपने पीछे सेलुलॉइड इतिहास में एक विरासत छोड़ गए हैं, एक ऐसा खलनायक जिसने नायकों को और भी ज्यादा चमकदार बना दिया। मदनपुरी जी की यात्रा हमें याद दिलाती है कि सभी दिग्गजों को स्पॉटलाइट की जरूरत नहीं होती। दोस्तों, ये था मदनपुरी साहब के बारे में आज का एक किरदार का ये एपिसोड। दोस्तों, हमें बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर आप भी मदनपुरी साहब के बारे में कुछ जानते हैं तो हमें जरूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें
शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और नीचे कमेंट में बताएं आपको मदनपुरी साहब का कौन सा रोल सबसे ज्यादा यादगार लगता है। एक बार फिर से आप सबको फिल्मी सेपियन के प्रोग्राम एक किरदार वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।